नमस्कार दोस्तों। जो पीछे वाली क्लास थी पार्ट 1, मतलब संविधान सभा का जो पार्ट 1 था, उसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो जहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो रहा है वहीं से हम संविधान सभा का ये पार्ट 2 है, इसको वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से वो खत्म हो रहा है। तो हम जो बात कर रहे थे पार्ट 1 में, जो हमने बात की थी, वो हमने कहा था कि 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव आ गए और आम चुनावों में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो चुनाव हार गए और सर क्लीमेंट एटली, जिनकी लेबर पार्टी थी, वो चुनाव जीत गए। जो क्लीमेंट एटली थे वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे, वो भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, वो भारत का हित चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा करी कि यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो विश्व के जितने भी देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, मैं उनको स्वतंत्र कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। भाइयों, उन समय उन्होंने ये भी कहा कि जो यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं सबसे पहले भारत को आजाद करूंगा। तो जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो भारतीयों को आशाएं लगने लगी, भारतीय लोग सोचने लगे कि अब हमें आजादी मिलेगी। तो हुआ क्या, 14 मार्च 1946 को 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद में सर क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र करा जाए, अब उन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार है। और उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को, 3 ब्रिटेन की संसद के सदस्यों को भारत भेजा, जिन्हें कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सबसे पहला सवाल यह है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ठीक है, तो कैबिनेट जो मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन जो दिल्ली पहुंचा था या भारत आया था, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया या फिर दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा करी कि भारत को स्वतंत्र कराया जाए, उन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके बाद मतलब 10 दिन बाद 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन था वो भारत पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में भाइयों 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? नंबर 1 कैबिनेट मिशन में सदस्य थे जिनका नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन के कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? नंबर 1 लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, नंबर 2 स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये आपको पहले भी बताया मैंने पीछे वाली वीडियो में। स्टैफोर्ड क्रिप्स इससे पहले भी भारत आ चुके थे क्रिप्स मिशन को लेकर। नंबर 3 है एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे या कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब आपको पता चल गया कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। एक बात और, ये तीनों ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। इनके पास अपना अपना अलग पद था। जैसे मैं आपको बता दूं, जो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे उस समय भारत सचिव थे। जब ये कैबिनेट मिशन के साथ भारत आए थे तो उस समय भारत सचिव के पद पर थे। भारत सचिव थे उस समय। भारत सचिव का पद क्या होता था?
जो हमारे देश में हमारा देश का शासन चल रहा था वो पूरे देश का नियंत्रण एक गवर्नर जनरल के ऊपर होता था। गवर्नर जनरल यानी कि जिसे वायसराय बोलते थे, जो वर्तमान में मान लो जैसे हमारा राष्ट्रपति जी हैं, तो जो पावर वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है ना, वो उस समय वायसराय के पास होती थी। तो वायसराय जैसे आपने सुना होगा लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, ये पूरे देश का शासन चलाता था वायसराय, उसके नियंत्रण में देश का शासन चल रहा था। लेकिन वायसराय के ऊपर जो भारत के शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर रखता था उसको कहते थे भारत सचिव। मतलब भारत सचिव वायसराय पर नियंत्रण रखता था। जो भारत में वायसराय होता था उसका सीधा संबंध भारत सचिव से था। तो उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये भी कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे। स्टे बोर्ड क्रिप्स की बात करें तो ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड, ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे ये। इनकी बात करें तो ब्रिटेन के ये नौसेना मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर कौन थे? ब्रिटेन के नौसेना मंत्री थे जब ये कैबिनेट मिशन के साथ भारत आए। चलो कोई बात नहीं, कैबिनेट मिशन भारत आ गया। अब तक पता है हमने कि कैबिनेट मिशन कैसे भारत पहुंचा, क्यों पहुंचा था, ये भी पता लग गया होगा आपको कि इसको भारत किसने भेजा था। अब तक हमने ये नहीं बताया कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था, क्यों आया भाई कैबिनेट मिशन भारत? क्या ताजमहल देखना आया कैबिनेट मिशन, या लाल किला देखना आया भाई कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसका उद्देश्य क्या था, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना, भारत को स्वतंत्र कराना पहला उद्देश्य इसका। और इसका जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था भारतीयों के लिए या भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। इसके दो उद्देश्य थे, संविधान सभा का निर्माण करना। इन दो उद्देश्यों से ये भारत आया था कैबिनेट मिशन। अब पता चल गया आपको कैबिनेट मिशन भारत किस उद्देश्य से आया था। कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के 1946 में भारत आया, 24 मार्च 1946 को। इसके 2 उद्देश्य थे, पहला भारत को स्वतंत्र करना, दूसरा भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करना। इसके 2 उद्देश्य थे। तो इन 2 उद्देश्य को अपनी नजर में रखते हुए कैबिनेट मिशन ने भारत के लोगों को 2 सुझाव दिए। 2 उद्देश्य थे, 2 ही सुझाव दिए। पहला सुझाव भारत को स्वतंत्र कराने के संबंध में दिया। इन्होंने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम तुम्हें जल्दी आजाद कर देंगे, और जब हम तुम्हें आजाद कर देंगे, मान लो अब तो तुम्हारा शासन हम चला रहे हैं, लेकिन जब हम तुम्हें आजाद कर देंगे तो आपका शासन कौन चलाएगा? क्योंकि संविधान तो अभी बना नहीं है, अभी बनना शुरू होगा। तो इसीलिए जब तक संविधान बने हम तुम्हें आजाद कर देते हैं, तब तक के लिए, जब तक संविधान का बनकर तैयार हो तब तक के लिए एक अस्थायी सरकार बनाओ जिसमें 15 सदस्य होंगे। इसमें सुझाव दिया 15 सदस्यों की अस्थायी सरकार का। एक अस्थायी सरकार बनाओ जिसे अंतरिम सरकार भी बोलते हैं। अस्थायी सरकार को अंतरिम सरकार भी कहते हैं। तो पहला सुझाव इसने ये दिया कैबिनेट मिशन ने भारतीय लोगों को कि भाई एक 15 सदस्यों की अस्थायी सरकार का निर्माण करो। अब भाई आप समझेंगे कि अस्थायी सरकार क्यों बनाई गई थी। अब मैं आपको बता दूं, भारत जो आजाद हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जबकि संविधान बनना कब शुरू हुआ था? संविधान बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त को। जब भारत 15 अगस्त को आजाद हो गया, अब से पहले 15 अगस्त से पहले भारत का शासन अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब आजाद हो गए तो तब शासन कौन चलाएगा? भाई अब से पहले अंग्रेज चला रहे हैं
और जब आजाद हो जाएगा तब कौन चलाएगा? अभी तो संविधान बनकर तैयार ही नहीं हुआ। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जबकि लागू जो हुआ वो 50 में हुआ। तो इन्होंने कहा कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे और जब तक तुम्हारा संविधान बनकर तैयार नहीं होता तब तक के लिए एक अस्थायी सरकार बनाओ, जिसमें 15 सदस्य होंगे जो भारत के विभिन्न दलों से होंगे, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, अकाली दल से, इनसे होंगे। ऐसे 15 सदस्यों की एक सरकार बना लो, वो शासन चलाती रहेगी, हम तो तुम्हें आजाद करके चले जाएंगे। इतने जब तक संविधान बनता है तब तक वो 15 लोग जो है वो भारत का शासन चलाएंगे। इनका इन्होंने सुझाव दिया। दूसरा सुझाव इन्होंने ये दिया कि 389 सदस्यों की एक संविधान सभा का निर्माण करो। 389 सदस्यों की एक संविधान सभा का निर्माण करो, ठीक है, संविधान सभा 389 सदस्यों की। अब ये पूछा जाता है संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो भाई संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने सदस्य? 389 सदस्य थे संविधान सभा में। और अस्थायी सरकार में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे अस्थायी सरकार में। जो अस्थायी सरकार थी उसमें आरंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग आरंभ में शामिल नहीं हुई। क्यों शामिल नहीं हुई? क्योंकि मुस्लिम लीग के तो दिमाग में एक ही बात थी, पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की मांग, हमारे लिए अलग राष्ट्र बना दो। उससे कुछ नहीं दिख रहा था, ना ही उससे संविधान दिखाई दे रहा था, ना ही भारत के जो क्रांतिकारी थे जो आंदोलन में शहीद हो रहे थे उससे कुछ नहीं दिख रहा था, केवल अपने पाकिस्तान की मांग की हट पकड़े हुई थी। तो आरंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सोचा कि यदि हम शामिल नहीं होंगे तो पाकिस्तान की मांग को कैसे उठाया जाएगा, इसीलिए इस अस्थायी सरकार में हमारे सदस्य जरूर जाने चाहिए ताकि हम अपनी आवाज को ऊंची कर सकें और मुस्लिमों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ सकें। इसीलिए बाद में 5 सदस्य इसमें मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे, आरंभ में इसमें शामिल नहीं हुए थे। इस अस्थायी सरकार ने जो भारत का शासन चलाया था, अस्थायी सरकार ने जो भारत का शासन चलाया था वो चलाया था स्वतंत्रता से लेकर, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर 1950 तक चलाया था। और 1950 से लेकर 1952 तक जो भारत का शासन चलाया था वो हमारी जो संविधान सभा थी उसने चलाया था, अंतरिम संसद के नाम से। संविधान सभा ने चलाया था शासन। कब से कब तक? ये चलाया था 50 से 52 तक। और 52 के बाद आपको सबको पता है लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हो गया था, यानी कि हमारी संसद जो वर्तमान में कार्य कर रही है वो आ गई थी और उसने 52 के बाद भारत का शासन चलाया था। तो स्वतंत्र भारत का शासन, मतलब स्वतंत्रता के बाद 1950 तक शासन किसने चलाया था? इस अस्थायी सरकार ने चलाया था, ठीक। और संविधान सभा ने कब से कब तक? 50 से 52 तक चलाया था। अभी मैंने बताया कि आरंभ में मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि हम अस्थायी सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में इनके दिमाग में बात आई कि भाई चलो हो जाओ, ठीक है, तभी तो पाकिस्तान की मांग उठाई जाएगी, तो ये बाद में इसमें शामिल हो गए। अब यहां से सवाल आता है कि अंतरिम सरकार का गठन या अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ? यदि मेरे भाइयों, यदि किसी ने तुम में से लोअर पीसीएस का पेपर दिया हो 2019 में, तो उसमें ये सवाल आया था कि अंतरिम सरकार का गठन या अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ था, और प्लस उसमें डेट पूछी गई थी। तो आपको बता दें, अंतरिम सरकार की जो घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। अभी इसका गठन नहीं हुआ, अभी इसकी केवल घोषणा हुई थी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का जो भाई गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ वो 2 सितंबर 1946 को हुआ। किसकी अध्यक्षता में? अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के, ये इसके अध्यक्ष थे। अभी मैं आपको 15 सदस्य बता देता हूं कौन कौन इसमें 15 सदस्य शामिल थे। आप इनको भी लिख लेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे 15 सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले हमारे
इसमें जो उस समय वायसराय थे माउंटबेटन, वो इसमें शामिल थे। लॉर्ड माउंटबेटन इसके कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जो जरूरी है वो लिख लो। 15 की आपको वैसे जरूरत नहीं है, कमेंट करके बता देना, यदि जरूरत हो तो मैं आपको बता दूंगा। माउंटबेटन अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, JV नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष, ये इसके उपाध्यक्ष है अंतरिम या अस्थायी सरकार के। और इनके पास उस समय भारत की जो विदेश नीति थी, यानी कि भारत की वर्तमान में जिसको कहते हैं विदेश नीति, या इनके पास विदेश विभाग था भारत का, इनके पास भारत का विदेश विभाग था। इसके अलावा इसके अलावा था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, जो वल्लभ भाई पटेल थे, इनके ये गृह मंत्री थे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे उसमें। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी लिखना पड़ रहा है ताकि वीडियो ज्यादा ना बढ़े, ज्यादा टाइम की वीडियो ना बन पाए, इसलिए थोड़ा जल्दी लिखना पड़ रहा है। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कौन थे? वो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी जो थे वो कौन थे? वो हमारे उस समय शिक्षा मंत्री थे इस अस्थायी सरकार के। इनके पास शिक्षा विभाग था। ठीक है, शिक्षा विभाग था इनके पास, राजगोपालाचारी के पास। जो राजेंद्र प्रसाद थे, कुछ ही जरूरी है, सभी जरूरी नहीं है। जो राजेंद्र प्रसाद थे, इनके पास कृषि एवं खाद्य मंत्री, इनके पास कृषि एवं खाद्य विभाग था। कृषि एवं खाद्य विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। और आसफ अली के पास ये रेलवे मंत्री थे। ये रेलवे मंत्री थे, इनके पास रेलवे विभाग था। और बलदेव सिंह के पास क्या था? बलदेव सिंह जो थे, इनके पास था कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री। इनके पास ये वाला विभाग था। ठीक है, तो 2-3 और हैं, जैसे बलदेव सिंह नहीं है यहाँ पे, जो है ये CH भाभा है। यहाँ पे CH भाभा थे। इसका उत्तर थोड़ा गलत हो गया, कंफ्यूज हो गए। बलदेव सिंह जो थे उस समय रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह जो थे, इनके पास रक्षा विभाग था। बलदेव सिंह के पास क्या था? बलदेव सिंह के पास जो था वो रक्षा विभाग था भाई। ठीक है, बलदेव सिंह के पास क्या था? बलदेव सिंह के पास जो था वो रक्षा विभाग था। ये रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और जॉन मथाई जो थे वो उद्योग मंत्री थे। जॉन मथाई भी जरूरी है लिखना। जॉन मथाई जो थे ये उद्योग मंत्री थे। जॉन मथाई। और जगजीवन राम जो थे, वो श्रम मंत्री। तो ये ही कुछ जरूरी है। बाकी 15 सदस्य हैं, कमेंट करके बता देना, हम 15 के 15 को बता देंगे। ये ही कुछ जरूरी है, इनसे अलग और कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। आप कहेंगे तो हम उनको बता देंगे। चलो हम आगे चलते हैं। अब भाई ये 15 सदस्यों के द्वारा जब तक हमारा भारत आजाद हुआ, उस जब से लेकर
और जब तक हमारा संविधान बना तब तक इन लोगों के द्वारा भारत का शासन चलाया गया। ये अस्थायी सरकार के सदस्य थे। अब हमने कैबिनेट मिशन का पहला उद्देश्य बता दिया ये। अब कैबिनेट मिशन का दूसरा उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। जो हमारा मुख्य सब्जेक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इन पे हम फिर से चर्चा करेंगे, फिर से इनका समय आएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुख्य टॉपिक है उस पर बात करते हैं, संविधान सभा। भाई ध्यान से समझना है आपको संविधान सभा के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से समझना है संविधान सभा के बारे में। तो कैबिनेट मिशन के तहत पूछा जाता है सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा बनी थी। सबसे पहले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आपको बताना संविधान सभा में भाई 389 सदस्य थे। ठीक है, 389 सदस्यों का सुझाव दिया। इन 389 सदस्यों का, जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों का वर्गीकरण किया गया। इनका वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण कैसे हुआ भाई? इन 389 सदस्यों में से जो 292 सदस्य आने थे वो 11 प्रांतों से आने थे। 11 प्रांतों से आने थे जिन्हें कहते थे ब्रिटिश प्रांत। 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे वो 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। ब्रिटिश प्रांतों से आने थे 11 ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। और ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 थे। अब आप कहेंगे प्रांत क्या होता है? सपोज करो जिस प्रकार आज वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे। राज्य की तरह जैसे आज वर्तमान में राज्य है, उसी समय उनको प्रांत बोला जाता था। इसी प्रकार के राज्य को उस समय प्रांत बोला जाता था और ऐसे 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों से 292 सदस्य आने थे संविधान सभा के लिए। इसके बाद 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। अब कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? जो 4 थे। पहला सब कमिश्नरी क्षेत्र था दिल्ली। दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र था। तीसरा कमिश्नरी क्षेत्र था कुर्ग को वर्तमान में आप कर्नाटक कहते हैं। ये तीसरा कमिश्नरी क्षेत्र था। चौथा कमिश्नरी क्षेत्र था बलूचिस्तान। इन चारों से ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब आप कहेंगे कि कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते हैं? कमिश्नरी क्षेत्र का अर्थ ऐसे समझो जैसे आज तुम्हारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार उस समय ये केंद्र शासित प्रदेशों के समान होते थे, जिनको कमिश्नरी क्षेत्र बोला जाता था। इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से संविधान सभा के लिए कितने सदस्य आने थे? 4 सदस्य आने थे। इसके अलावा 93 सदस्य देशी रियासतों से आने थे भाई। देशी रियासतों से आने थे 93 सदस्य। अब देशी रियासत अर्थात राजा महाराजा, जो राजा थे उस समय शासन कर रहे थे, 93 सदस्य उनमें से आने थे। तो कुल मिलाकर 389 सदस्य थे, जिनका इस प्रकार वर्गीकरण किया गया। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों से। इसके बाद अब सवाल आता है कि ये 389 सदस्य संविधान सभा में किस प्रकार गए? भाई ये 2 तरीके से संविधान सभा में शामिल हुए। पहला होता है निर्वाचित होकर, यानी कि निर्वाचित। ये 2 प्रकार से गए, एक तो निर्वाचित होकर, चुनाव होकर, ठीक है, और दूसरा मनोनीत होकर, यानी कि नियुक्त होकर। मनोनीत होकर और निर्वाचित होकर 2 प्रकार से ये संविधान सभा में गए थे। निर्वाचित होकर और मनोनीत होकर। निर्वाचित होकर और मनोनीत होकर ये संविधान सभा में गए। कैसे? ये निर्वाचित होकर कितने सदस्य गए? तो ब्रिटिश मतलब जो माउंट वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जो कैबिनेट मिशन था उसने कहा कि जो 292 ब्रिटिश प्रांत हैं वो प्लस
जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र है वो बराबर 296। इन 296 सदस्यों का तो होगा चुनाव भाई, इन 296 सदस्यों का तो होगा चुनाव, और जो 93 सदस्य हैं देशी राजाओं के, ये आएंगे भाई निर्वाचित होकर, ये मनोनीत होकर, ठीक है, मतलब सॉरी निर्वाचित नहीं, ये मनोनीत होकर आएंगे। इनका तो चुनाव होगा 296 सीटों पर तो, और 93 सीट जो है वो मनोनीत होकर आएंगी। कोई बात नहीं, इतनी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब होता क्या है, जो मुस्लिम लीग थी उसने कहा भाई 296 सीटों पे चुनाव हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, क्यों? अरे भारत हिंदुओं का देश है, भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और जब इन 296 सीटों पर जो हिंदू का सदस्य खड़ा होगा तो हिंदू तो उसी को वोट देंगे और वो जीत जाएगा। हमारा मुस्लिम सदस्य इसके विरोध में खड़ा होगा तो उसको कोई वोट नहीं देगा, और जो देगा तो वो जीतेगा नहीं, हिंदू ज्यादा है, हिंदुओं का देश है। इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो संविधान सभा में हिंदू ज्यादा पहुंच जाएंगे, और जब हिंदू ज्यादा पहुंच जाएंगे तो हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा, हमारे तो अधिकार खतरे में चले जाएंगे। इसीलिए भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। अब कांग्रेस के लोग परेशान, अरे जैसे तैसे तो अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्र करने की बात कह रहे हैं, संविधान बनाने की बात कही है, और मुस्लिम लीग उसमें फूट डाल रही है, उसमें बीच में टांग अड़ा रही है। तो इन्होंने मुस्लिम लीग को समझाया, कांग्रेस के लोगों ने, कि देखो जैसे तैसे तो अब अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्र करने की बात कही है, हमें संविधान निर्माण करने का मौका मिल रहा है, पहले कम से कम संविधान तो बना लेने दो, अरे बाद में हम आपस में समझौता कर लेंगे बैठ के। और आप जो कह रहे हो कि 2 राष्ट्रों की मांग कर रहे हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान, उस मुद्दे पर भी हम बात कर लेंगे, कम से कम हमें अब संविधान तो बनाने दो। यदि हम संविधान नहीं बना पाए तो अंग्रेज सोचेंगे कि भारत आज भी मूर्ख है, भारत के लोग आज भी मूर्ख हैं, इन पे देश नहीं चलेगा, इन्हें कुछ दिन और गुलाम रखो, इसलिए हम पहले संविधान बना लें, फिर हम अपने आपस में बैठ के समझौता कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानी, उसने कहा हमें तो आज ही समझौता चाहिए। तो मुस्लिम लीग को संविधान सभा में शामिल करने के लिए इन 296 सीटों का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ भाई, धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर 296 सीटों का। कैसे? इन 296 सीटों में से 213 सीटें ऐसी थी, यानी कि 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हो गई। सामान्य वर्ग का अर्थ है, अभी बताएंगे सबका एक साथ, 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, और इनमें से 79 सीटें, जो 79 सीटें थी वह हो गई मुस्लिमों के लिए, 79 सीटें मुस्लिम के लिए। और जब मुस्लिम आगे आए, मुस्लिमों ने कहा कि हमारे लिए कुछ विशेष सीट चाहिए, तो भाई सिख भी पीछे नहीं रहे, और सिखों ने भी अपने हाथ आगे कर दिए, जिसके बाद 4 सीटें सिखों के लिए भी दे दी गई, 4 सीटें सिख के लिए दे दी गई, ठीक है। तो 296 सीटों का इस प्रकार विभाजन किया गया। 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 213 पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी लड़ सकता है, ठीक है, ये ऐसी सीटें थी। 79 सीटें मुस्लिमों के लिए, जिनसे केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता था। 79 सीटें ऐसी थी, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था भाई। और 4 सीटें सिखों के लिए थी, जिससे केवल सिख ही चुनाव लड़ सकते थे और कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ये ऐसी 4 सीटें थी सिखों के लिए। कोई बात नहीं, आगे यहां से हुआ। अब क्या होता है, अब संविधान बनना शुरू होता है, सॉरी संविधान नहीं, मतलब संविधान का चुनाव शुरू होता है, संविधान सभा का। अब एक समस्या आ गई उस समय अंग्रेज सरकार के सामने, यानी कि जो कैबिनेट मिशन है उसके सामने, कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन 296 सदस्यों का। भाई चुनाव की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाना चाहिए या प्रत्यक्ष रूप से। जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उसमें जो तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो जुलाई 1946 में हुए। इसके बाद संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आया। परिणाम आता है तो परिणाम में क्या हुआ, कांग्रेस ने सबको पछाड़ दिया, कांग्रेस ने सबको धूल चटा दी। हुआ क्या, कांग्रेस को
213 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली कांग्रेस को। इसके अलावा मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली? 73 सीटें मिली। और बाकी सभी दलों को एक एक सीट से ही सहमत होना पड़ा। एक एक सीट मिली बाकी सबको। जैसे किसान दल था, ठीक है, नरमपंथी दल था, ठीक है, जितने दल थे, अनुसूचित जाति संघ था, सबको एक एक सीट से सहमत होना पड़ा। कांग्रेस की सबसे अधिक सीट आई 208। भाइयों कहीं कहीं पे आप